हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के विशेषण के संबंध में जानेंगे और विशेषण के प्रकार को भी समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं जिसे देखकर हम विशेषण की परिभाषा को समझ सकते हैं। अच्छा बालक, यहाँ पर दिया है गंदा बालक। यहाँ चित्र है लंबे बालक का और यहाँ है छोटा बालक। इसे देखकर पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर बालक के कुछ गुण और अवगुण दिखाए गए हैं। अच्छा बालक, बालक की विशेषता बताई जा रही कि वो अच्छा है। यहाँ पर बालक की विशेषता गंदा बताया जा रहा है। यहाँ लंबा बताया गया है और यहाँ छोटा बताया गया है। बालक संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता यहाँ पर छोटा, लंबा, अच्छा और गंदा बताया गया है। इससे इन उदाहरणों में अच्छा, गंदा, लंबा, छोटा शब्द जो है बालक की कुछ न कुछ विशेषता बता रहे हैं। इन्हीं शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से परिभाषा जान सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे वीर पुरुष लड़ते हैं, कुछ दूध लाओ, पांडव 5 भाई थे, हमारा देश भारत है। तो यहाँ पर जो मोटे अक्षरों में लिखा गया है वे विशेषण बता रहे हैं। संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर पुरुष संज्ञा है, पांडव संज्ञा है, हमारा देश भारत, भारत संज्ञा है। तो इनकी विशेषता बताई जा रही है। तो जो विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण कहलाता है। विशेष्य है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे अच्छा बालक, यहाँ पर अच्छा विशेषण है और बालक उसका विशेष्य है। मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। विशेषण विशेष्य से पहले भी आते हैं और उसके बाद भी आ सकते हैं। पहले जैसे ईमानदार लोगों के सहारे ही देश बढ़ता है, यहाँ पर विशेषण पहले आ गया है। थोड़े से फल ले आओ, यहाँ भी विशेषण पहले आ गया है। तो यहाँ पर संज्ञा के पहले विशेषण बताया गया है, मतलब विशेष्य के पहले विशेषण आ गया। फल यहाँ पर विशेष्य है तो फल की विशेषता है वो थोड़े से हैं। लोग यहाँ पर विशेष्य है, लोगों की विशेषता बताई जा रही कि वह ईमानदार है। तो विशेष्य पहले भी आ सकते हैं और बाद में जैसे यहाँ पर वह बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान विशेष्य के बाद में आया है बुद्धिमान शब्द, वह विशेष्य हो गया और बुद्धिमान विशेषण हो गया। संतरा मीठा है, संतरा विशेष्य हो गया और मीठा विशेषण हो गया। इस तरह से विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम के पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो इस तरह से विशेषण के 4 प्रकार हो गए। इसकी परिभाषा हम जानते हैं। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा देखते हैं। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम का गुण अथवा दोष प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गीदड़ डरपोक होता है, लोग बसंत में पीले वस्त्र पहनते हैं, यह टोपी जापानी है, यह रास्ता एकदम सीधा है, शक्तिपुत्र एक मासिक पत्रिका है। यहाँ पर पता चल रहा है कि जो मोटे अक्षरों में लिखा गया है वह विशेषण दर्शा रहा है, गुण या अवगुण दर्शा रहा है। डरपोक अवगुण है, पीला रंग को बता रहा है, जापानी सीधा, मासिक। तो इस तरह से ये गुणवाचक विशेषण को, ये मोटे मोटे अक्षर जो है वो गुणवाचक विशेषण को दर्शा रहे हैं।
दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से वस्तु की मात्रा का पता लगे उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मन भर लकड़ी, 6 मीटर कपड़ा, मुट्ठी भर चावल, बहुत सारी मिट्टी। यहाँ पर किसी वस्तु की मात्रा बताई जा रही है, परिमाण बताया जा रहा है कि 6 मीटर कपड़ा है। कपड़ा कितना है? 6 मीटर है। लकड़ी कितनी है? मन भर है। चावल कितना है? मुट्ठी भर है। तो ये जो है यहाँ पर मात्रा बताई जा रही है, तो ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। इसको दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण की पहचान यह है कि जिन वस्तुओं को तोला जा सके या मापा जा सके। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं, 2 प्रकार हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के परिभाषा इस प्रकार से देखिए। जिस विशेषण से निश्चित नाप तौल का ज्ञान हो, जैसे 1 किलो चावल, 5 मीटर कपड़ा। यहाँ पर नाप को निश्चित रूप से बताया गया है कि 5 मीटर कपड़ा है और 1 किलो चावल है। निश्चित नाप बताया गया है, तो यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से अनिश्चित नाप तौल का ज्ञान हो, जैसे कुछ आटा, थोड़ी मिठाई, कुछ कपड़ा। तो यहाँ पर निश्चित परिमाण या निश्चित संख्या नहीं बताई गई है, तो यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण बताया गया है कि कुछ आटा है लेकिन वो कुछ है। मिठाई है वो थोड़ी सी, कपड़ा है वो कुछ है, कुछ कपड़ा। तो इस तरह से ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। तीसरा है, विशेषण का तीसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चित्र, जैसे है यहाँ एक चित्र, कुछ केले, थोड़े बालक, पहला दरवाज़ा, दुगुना चावल। ये संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 उपभेद होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक। जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध हो, जैसे 1, 2, पहला, दूसरा, यहाँ पर संख्या का पता चल रहा है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से अनिश्चित संख्या का बोध हो, जैसे कुछ मकान, थोड़े से पलंग, यहाँ पर निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा है, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी 4 उपभेद है, अर्थात इसके भी 4 प्रकार है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 4 प्रकार यहाँ पर दिखाए गए हैं चित्र में। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 4 प्रकार। पहला गणनावाचक विशेषण, दूसरा क्रमवाचक विशेषण, तीसरा आवृत्तिवाचक विशेषण, चौथा समुदायवाचक। इस तरह से निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 4 प्रकार हो गए। उसे इस तरह से यहाँ पर परिभाषा हम यहाँ पर जान सकते हैं। गणनावाचक विशेषण की परिभाषा, जिन शब्दों से गिनती का बोध हो, जैसे 1, 2, 3 आदि गणना की जा रही है यहाँ पर, तो ये गणनावाचक विशेषण हो गया। दूसरा क्रमवाचक विशेषण। जिन संख्या शब्दों से क्रम या बारी का बोध होता है वे क्रमवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां आदि क्रम से आते हैं। तीसरा आवृत्तिवाचक विशेषण। जिन संख्या शब्दों से गुणन का बोध हो, जैसे इकहरा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना आदि, इससे आवृत्ति का पता चल रहा है, तो ये आवृत्तिवाचक विशेषण है। गुणन का बोध हो रहा है यहाँ पर। चौथा है समुदायवाचक। जिन संख्या शब्दों से समूह का बोध होता है, समुदाय मतलब समूह, तो वहाँ पर समुदायवाचक विशेषण होता है। जैसे दोनों, तीनों, चारों, तो ये समूह को दर्शा रहा है। ये हो गया समुदायवाचक विशेषण। विशेषण का चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह बालक, बालक को निश्चित रूप से बताया जा रहा है कि यह बालक।
वह विद्यालय, उस चोर ने। तो यहाँ पर ये उदाहरण प्रदर्शित कर रहे हैं सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण को। सार्वनामिक विशेषण के भी प्रकार होते हैं। यहाँ पर प्रकार दिया गया है। पहला है संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, तीसरा है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, चौथा है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, पांचवा है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और छठवां है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इसे आप परिभाषा के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं। संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा देखिए। वह सार्वनामिक शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता का बोध करवाते हैं उन्हें संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे इस, उस, वह, यह इत्यादि, ये संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण है। आपने ऊपर में भी यहाँ पर देखा था, यह बालक, वह चोर, इस तरह के उदाहरण ये संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण है। दूसरा है, यहाँ पर इसके और भी कुछ उदाहरण हैं। जैसे यह मेरी मेज है, इस पलंग पर सामान ना रखें। तो यहाँ जो मोटे अक्षर में प्रदर्शित किया गया है ये संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण हुआ। यहाँ पर संकेत में दिखाया गया कि ये मेरी मेज है और इस पलंग पर सामान ना रखें। इस तरह से सांकेतिक रूप से बताया जा रहा है। अगला है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। किसी वाक्य में कोई और कुछ जैसे सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं और संज्ञा शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे मुझे कुछ खाना चाहिए या मुझे कुछ खाना है। कोई आदमी मुझे मार रहा था। तो यहाँ पर कोई और कुछ ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण को दर्शा रहा है। यहाँ निश्चित रूप से नहीं बताया गया है कि कितना खाना चाहिए, निश्चित रूप से ये नहीं बताया गया कि कौन आदमी मार रहा था। तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण। अगला प्रकार प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण का है। इसकी परिभाषा देखिए। किसी भी वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या, कौन, कैसे, किस आदि से संज्ञा की विशेषता का बोध होता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर क्या, कौन, कैसे, किस ये शब्द प्रश्नवाचक शब्द है, इससे प्रश्न बनाया जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में देखिए, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? कौन सा आदमी मेरे से ताकतवर है? तो ये जो मोटे अक्षरों में लिखा गया है ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। अगला है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ऐसे शब्द जिनमें हमारा, तुम्हारा, तेरा, मेरा, उसका, इसका, उनका, जिसका इत्यादि संबंध के रूप में शब्दों का प्रयोग होता है और इन शब्दों के माध्यम से सार्वनामिक संज्ञा शब्दों की विशेषता को बताता है, इसलिए इन शब्दों को हम संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे तुम्हारी गाड़ी मेरे पास है, मेरा नाम कुशाल है। यहाँ पर संबंध बताया गया है कि तुम्हारी गाड़ी जो है वो मेरे पास में है। तो इस तरह से ये संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण को दर्शा रहा है। इसके माध्यम से संबंध के रूप में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रकार है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ऐसे शब्द जो मूल रूप से संज्ञा के आगे प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता का बोध करवाते हैं, उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। उदाहरण के रूप में यह लड़का, वह आदमी, कोई व्यक्ति, वह स्कूल इत्यादि। तो यहाँ पर उदाहरण में बताया गया है वह लड़की देखने में बहुत खूबसूरत है, वह लड़का काफ़ी ताकतवर है। यहाँ पर मोटे अक्षरों में जो प्रदर्शित किया जा रहा है वह उदाहरण है मौलिक सार्वनामिक विशेषण का। अगला प्रकार है यौगिक सार्वनामिक विशेषण का। इसका परिभाषा मूल शब्द ऐसा, कैसा, जैसा, उतना इत्यादि जो सर्वनाम में प्रत्यय लगाने से बनते हैं और उन शब्दों के जरिए संज्ञा की विशेषता को बताया जाता है, उनको यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मूल शब्द में प्रत्यय के रूप में ये लगाया जाता है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, अगर आपको ऐसा आदमी दिखाई दे तो मुझे फ़ोन करना, जितना पैसा उतना कार्य।
ये जो मोटे अक्षर में दिया गया है ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। इससे आप सार्वनामिक विशेषण के परिभाषा को समझ सकते हैं। यहाँ पर विशेषण के प्रकारों में कुछ ध्यान देने योग्य बताई गई है। पहला है परिमाणवाचक विशेषण तथा संख्यावाचक विशेषण में अंतर बताया गया है। ऐसे देखने में, ऊपर से देखने पर दोनों में कोई अंतर पता नहीं चलता, लेकिन स्पष्ट देखें तो समझ में आता है कि इसमें क्या अंतर है। जैसे यहाँ बताया गया है, जिनको नापा तोला जा सके उनके वाचक शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं और जिनकी गिनती की जा सके उनके वाचक शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जिसे नापा तोला जा सके वह परिमाणवाचक विशेषण है और जिसे गिना जा सके, गणना की जा सके, वे संख्यावाचक विशेषण हैं। जैसे कुछ दूध, कुछ मुर्गियाँ, पहले वाले उदाहरण में कुछ परिमाणवाचक है और दूसरे उदाहरण में संख्यावाचक है। जैसे इस चित्र में बताया गया है, कुछ दूध है, ये परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक विशेषण है। और यहाँ कुछ मुर्गियाँ हैं, जिसे गिन कर आप बता सकते हैं उस समय कि कितनी मुर्गियाँ हैं, तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण। आगे देखें, दूसरा है सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। संज्ञा शब्द से रहित जहाँ अकेला सर्वनाम हो वह तो सर्वनाम है, और जहाँ संज्ञा से पहले या बाद में विशेषण के रूप में आया हो वहाँ सार्वनामिक विशेषण है। जैसे वह जाता है, यहाँ पर वह सर्वनाम है, परंतु वह बालक जाता है, यहाँ पर वह शब्द बालक का विशेषण है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। इसी प्रकार यह विद्यालय है, यहाँ पर यह सार्वनामिक विशेषण है। तो उदाहरण देकर आप समझ सकते हैं कि क्या अंतर है सर्वनाम में और सार्वनामिक विशेषण में। अगला है कभी कभी निश्चित संख्यावाचक विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक बन जाते हैं। जैसे सभा में 20 लोग थे, बाढ़ से 50-60 क्विंटल अनाज नष्ट हो गया, एक दिन की बात है कि। तो यहाँ पर इन वाक्यों में 20, 50-60 क्विंटल एक शब्द अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। यहाँ पर यदि 20 कहा जाता तो वो निश्चित संख्या होता, 50 कहा जाता तो वो भी निश्चित होता, 60 कहा जाता तो वो भी निश्चित होता, लेकिन यहाँ पर कोई निश्चित संख्या नहीं बताई गई है। इससे पता चल रहा है कि ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए इस प्रसंग में वे अनिश्चित संख्यावाचक है। इसलिए भेद का निर्णय करते समय अर्थ की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। विशेषणों की कुछ अवस्थाएं होती है, किसी में साधारण विशेषता होती है, किसी में उससे अधिक होती है और किसी में सबसे अधिक होती है। इसी आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। पहला है मूलावस्था, जिस विशेषण से केवल एक व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण की मूलावस्था कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि इनमें किसी की दूसरे से तुलना नहीं की जाती। जैसे मीठा आम, राम मोटा है, तो यहाँ पर आम की विशेषता है वो मीठा है, राम की विशेषता है कि वो मोटा है। इस तरह से केवल एक वस्तु या एक व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, जो कि विशेषण की मूलावस्था है। दूसरा है उत्तरावस्था, जिस विशेषण से एक की दूसरे से अधिकता बताई जाती है उसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि जहाँ 2 में तुलना करके एक की अधिकता बताई जाए, जैसे राम विक्रम से अधिक मोटा है, यहाँ पर एक की दूसरे से तुलना की जा रही है, तो ये हो गया उत्तरावस्था। पहला मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमावस्था, जिस विशेषण से एक की दूसरों से तुलना करके सबसे अधिक विशेषता बताई जाए उसे विशेषण की उत्तमावस्था कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि जहाँ एक की अनेक से तुलना करके एक की अधिकता बताई जाए, जैसे राम सबसे अधिक मोटा है, तो सबसे अधिक मोटा है ये विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर ये हो गया विशेषण की
उत्तमावस्था। इस तरह से आप 3 अवस्थाओं के बारे में जान गए। अवस्थाओं के रूप, अधिक और सबसे अधिक शब्द लगाकर हम उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था के रूप बना सकते हैं। जैसे मूलावस्था बुद्धिमान व्यक्ति, उत्तरावस्था अधिक बुद्धिमान और उत्तमावस्था में सबसे अधिक बुद्धिमान। मूलावस्था में चतुर, उत्तरावस्था अधिक चतुर, उत्तमावस्था सबसे अधिक चतुर। इसी प्रकार अन्य सभी विशेषण शब्दों के रूप बन सकते हैं। दूसरा है तर और तम लगाकर भी हम उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था के रूप बना सकते हैं। ये प्रत्यय केवल तत्सम शब्दों के साथ ही लगते हैं। जैसे मूलावस्था प्रिय, उत्तरावस्था में प्रिय से क्या हो गया? प्रियतर। यही उत्तमावस्था में प्रियतम हो गया। दृढ़, दृढ़ से दृढ़तर हुआ और दृढ़तर से दृढ़तम हुआ। चतुर, उत्तरावस्था में चतुरतर और उत्तमावस्था में चतुरतम हो गया। इसी तरह उच्च, उच्चतर, उच्चतम। विशाल, विशालतर, विशालतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। महान, महानतर, महानतम। इस तरह से आप मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को समझ सकते हैं। ये तीनों विशेषण की अवस्थाएं हैं। इस तरह आपने इस वीडियो में विशेषण की परिभाषा, उसके प्रकार और उसकी अवस्था के बारे में जान गए हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के बारे में बताया है। उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।